हेलो फ्रेंड्स, जैन स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम यूपीएससी को देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स अप्रोच सीरीज में हम अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लेक्चर अभी कंटिन्यू करना शुरू किया है। आज की टॉपिक हमारी यूपीएससी है, वही यूपीएससी जिसका एग्जाम आपको देना है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं की दीवार में लिखी हुई एक चीज कि शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज द वर्च्यू। ये दीवार लबासना की दीवारें हैं, वही लबासना जिसका ख्वाब हर यूपीएससी एस्पायरेंट देखता है। यूपीएससी एस्पायरेंट लबासना तक पहुंचने के लिए यूपीएससी को अच्छे से समझे, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपके टॉपिक को बहुत आसान बना दूं कि आप यूपीएससी के रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाए। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से ही डील कर रहे हैं, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जानते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी जिस मंत्रालय के अंदर में आती है उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आने वाली यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। एक बहुत पुरानी संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम करती है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम करती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके पीछे का जो इतिहास है, कैसे यूपीएससी यहां तक पहुंचा, यूपीएससी का जो सफर है वो 1919 एक्ट से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रपोज किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसके प्रपोजल के बाद 1924 में एक ली कमीशन आती है। ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन होता है, जिसे हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तो सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। आज हम लोग पार्ट 14 को डील करेंगे। पार्ट 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 14 यूपीएससी के बारे में जिक्र करता है। आर्टिकल 315 to 323 हमें बताता है इसके कंपोजिशन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, रिमूवल के प्रोसीजर के बारे में, और भी जो इंडिपेंडेंस पावर और फंक्शंस हैं यूपीएससी के, इन सभी चीजों के बारे में हमें आर्टिकल 315 to 323 के बीच में पता चलता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यूपीएससी के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि हर साल आप और हम इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो रिक्रूटिंग इंडिपेंडेंट एजेंसी का काम करती है यूपीएससी। रिक्रूट्स करती है, ये आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है, आईपीएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है अपने डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या सीएपीएफ एग्जाम हो या और भी कई ऐसी एग्जाम्स हैं जिसको ये कंडक्ट करवाने का काम करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंटर सर्विसेज, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज को रिक्रूट करने का काम यूपीएससी का होता है। यूपीएससी एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। वॉच डॉग का काम करती है। वॉच डॉग का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। हिंदुस्तान में जो मेरिट लोग हैं, मेरिटोरियस लोगों को एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस के बाद, पीटी मेंस इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद उस मेरिट को कलेक्ट करने का काम जो करती है वो यूपीएससी करती है। वही मेरिटोरियस लोग जाके किसी जिले में कलेक्टर और किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात किया, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की मैंने, तो देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज दैट आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सभी एस्पायरेंट्स का ख्वाब, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज अपने आप में बेस्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज एंड डिफरेंट एसोसिएशंस लाइक फॉरेन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज का जो चयन होता है वो हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू होता है। क्या कंपोजिशन होता है यूपीएससी? जैसा कि हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ा, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, उनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके सैलरीज अलाउंस के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। उस धौलपुर हाउस में बैठने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है उन्हें, क्या सैलरीज, क्या अलाउंस, क्या फंक्शन, क्या पावर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटिंग एजेंसी और क्या क्या काम वो करती है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सम अदर मेंबर्स लाइक अदर बॉडीज। इस बॉडी के अंदर भी एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स भी होते हैं। स्ट्रेंथ डिसाइड जो करता है ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है कि इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे।
करंट टाइम में जो हमारे इन जनरल द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स। नॉर्मली हमारी यूपीएससी में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है। मौजूदा आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे मेंबर्स अवेलेबल है, 9 to 11 इनकी संख्या होती है। अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करते हैं, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट करते हैं। एक सिलेक्शन कमेटी बनती है पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वहां से स्क्रूटनाइज करके प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। एक लंबा प्रोसेस है ये। इसमें ये देखते हैं कौन से ऑफिसर हैं जिनका एक बहुत अच्छा करियर रहा है, जिसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहे हो, वहां से ये स्क्रूटनाइज करके एक ऑफिसर को चूज के, इंडिपेंडेंट बॉडी है तो यहां पे स्क्रूटनाइज करके प्रेसिडेंट्स को अपॉइंट करते हैं। The President of India has the authority to determine the composition and service condition of the chairman and other members of the UPSC. तो इसके composition and service को determine कौन करता है? तो ये हमारी President of India करती है। In some rare conditions, temporarily appointment of the members. जब हमारे यूपीएससी को मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास मेंबर्स नहीं होते, उनके टेम्पोररी अरेंजमेंट का भी काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्या कंडीशंस है जब हम टेम्पोररी अरेंजमेंट करते हैं? तो यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें यूपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। क्या सर्कमस्टांसेस हैं? पहला सर्कमस्टांसेस है द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बिकम वैकेंट। अगर किसी भी कारणवश जब चेयरमैन की वैकेंसी हो जाती है, वहां पे चेयरमैन की सीट वैकेंट रहती है, उस कंडीशन में एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करती है हमारी प्रेसिडेंट। और क्या कंडीशंस हो सकती है? दूसरी कंडीशन है कि जब कमीशन कैन नॉट, द चेयरमैन ऑफ द कमीशन कैन नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ड्यू टू द एब्सेंस फॉर एनी अदर रीजन। किसी भी रीजन से अगर हमारे चेयरमैन एब्सेंस रहते हैं अपने सीट को लेकर, अपने चेयर को वो हेड नहीं करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी एक्टिंग चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इतना बड़ा पद जो देश के बड़े बड़े अधिकारियों का चयन करने वाली एजेंसी है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्वालिफिकेशन की बात की नहीं है। नो क्वालिफिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन देयर इज one exception, that 1/2 of the members should be such persons who have held office for at least 10 years under government of India or state government. किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेंटर के अंदर में 10 इयर्स का सर्विस देने वाले ऑफिसर्स का ही चयन एज अ मेंबर और एज ए चेयरपर्सन हो सकता है। यही बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारी क्वालिफिकेशन जो है हमारे चेयरपर्सन या मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी के लिए दी गई है। आगे बात होती है टर्म ऑफ द ऑफिस की। क्या टर्म हो सकता है? सभी डिपार्टमेंट में चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, सभी का एक टर्म फिक्स होता है, एक टेन्योर फिक्स होता है। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल का उनका टेन्योर होगा या तो उनकी एज लिमिट जो होती है वो 65 इयर्स का होती है। अब देख सकते हैं द चेयरमैन और द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। After completion of the term of the chairman of the members are not eligible for reappointment in same position. अपने टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद कोई भी मेंबर या कोई भी चेयरमैन रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है सेम पोजीशन के लिए। तो क्या दूसरे पोजीशंस के लिए कर सकता है? क्या कोई स्टेट पीसीएस का अधिकारी दूसरे स्टेट पीसीएस में जा सकता है? अभी हम आगे देखते हैं इन चीजों के बारे में। रेजिग्नेशन की बात करते हैं। अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो all members including the chairperson have the right to resign from the position at any time by writing to the president. कभी भी वो अपने विल पे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं और अपनी ड्यूटियों को खत्म कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी से रिजाइन कर सकते हैं। ये बात थी रेजिग्नेशन की। लेकिन अगर हम बात करें रिमूवल्स की, कौन ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके चेयरमैन और मेंबर्स के रिमूवल से एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर है जब हम यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करना चाहेंगे या उसके मेंबर को रिमूव करना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जिसमें हम रिमूवल ऑफ द चेयरमैन कर सकते हैं। अपने यूपीएससी के चेयरमैन को हम कहां से रिमूव कर सकते हैं? पहली सर्कमस्टांसेस क्या है? अगर वो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर वो चेयरमैन हमारे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाता है उनका, तो उस कंडीशन में हम उनको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकती है। इंगेजेस इन एनी पेड वर्क। अब वो कोई यूपीएससी के चेयरमैन है एज वेल एज वो किसी और संस्थान में किसी और पोस्ट पे अगर काम करते हैं आउटसाइड द ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज ऑफिस, तो ऐसे कंडीशन में भी हम
प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Deemed himself herself unfit to continue in office due to mental or physical inability। अगर मेंटल या फिजिकल कोई भी इनेबिलिटी होती है जिसके वजह से हमारे चेयरमैन ये घोषित कर देते हैं, वो डीम कर देते हैं कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन, तो ऐसे कंडीशन में भी अगर वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं पाए जाते हैं तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकती है। आगे बात होती है देयर आर सम अदर ग्राउंड्स, दैट इज द मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के भी ग्राउंड पे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिसबिहेवियर को हमको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज मिसबिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से ग्राउंड है जिसमें इसको रिमूव किया जा सकता है, क्या मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स होते हैं। तो सब्जेक्ट टू रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट फॉर मिसबिहेवियर, हाउएवर सच एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो अगर आप मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे चेयरमैन को रिमूव करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। हमारे चेयरमैन जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उस चीज को लेके, वो कोर्ट में जा सकते हैं। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जब प्रेसिडेंट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ मिसबिहेवियर कंडक्ट किया गया है, मिसबिहेवियर के क्या कंडीशन है, पहले हम समझते हैं कि मिसबिहेवियर क्या है। अगर हम मिसबिहेवियर की बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं। उसका पहला कॉन्टेक्स्ट है कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है, कोई ऐसी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड कोई स्कीम बनाती है, कोई ऐसा कंसर्न रहता है उसमें, अगर उस चीज में इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे यूपीएससी के चेयरमैन, तो ऐसे ग्राउंड्स पे उनको मिसबिहेवियर घोषित किया जाता है, उस चीज को मिसबिहेवियर के टर्म में कंसिडर किया जाता है। दूसरी चीज, participates in any capacity in the profit of such contract in any benefit therefrom otherwise than as a member and in common with other members of an incorporated company। अगर वो किसी भी ऐसे पार्टिसिपेशंस में प्रॉफिट, जहां से प्रॉफिट जनरेशन की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको हम मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे उस कॉन्टेक्स्ट को हम मिसबिहेवियर में रखते हैं। तो क्या होता है अगर मिसबिहेवियर का कंडक्ट होता है चेयरपर्सन के द्वारा, क्या उसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है? नहीं। तो प्रेसिडेंट हमारी रिकमेंडेशन लेती है सुप्रीम कोर्ट से, ये चीज सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है और वो द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट इस चीज के सलाह के लिए जाती है, एडवाइस करती है सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहता है वो बाइंडिंग रहता है प्रेसिडेंट को और उनको फॉलो करना होता है। अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे वो रिमूव करते हैं तो एट दैट कंडीशन द चेयरपर्सन विल बी रिमूव्ड बाय हिज पोजीशन। आगे देखते हैं, अब हमको यूपीएससी को हमने कहा कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो क्या इंडिपेंडेंस हमने यूपीएससी को दिया? अगर उसको रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह हमने घोषित किया, हमने कहा कि वो इंडिपेंडेंस एजेंसी है, तो हमने उसको कुछ इंडिपेंडेंस पावर भी दे रखे होंगे। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के इंडिपेंडेंस के बारे में कि उसको क्या इंडिपेंडेंस ऐसा दिया गया है जिसके बाद वो एक्ट कर सकती है लाइक इंडिपेंडेंस बॉडी। पहली बात हम करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करते हैं। कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में मेंबर्स को बना दिया गया, चेयरमैन को बना दिया गया और कभी भी आके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं। उनके रिमूवल से पहले उनको हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देते हैं। जो टेन्योर की बात हमने की 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, वो टेन्योर हम उनको देते हैं। इसके लिए हम रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं उसी ग्राउंड पे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट रिमूवल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, हम इसको सर्विस कंडीशन की बात करते हैं। जो हमने इनको इंडिपेंडेंस दिया वो सर्विस कंडीशन की बात करते हैं। इनके जो अलाउंस मिलने हैं, इनको जो अशोका रोड में क्वार्टर्स मिलने हैं या फिर धौलपुर हाउस में जो इनका ऑफिस होगा, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हम इनके पोस्ट मिलने के बाद। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कर रखा है वो सारी चीजें, वो सारी सहूलियतें हमको इनको प्रोवाइड करवानी होगी। उसमें कोई डिसएडवांटेजेस पोस्ट अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इनके अपॉइंटमेंट के बाद। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सपेंसेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सीएफआई से इनके फंड्स, इनकी सैलरी, इनके अलाउंस जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। आप मुझे बताएंगे दूसरा फंड कौन सा होता है? एक कंसोलिडेटेड होता है, दूसरा फंड कौन सा होता है? तीसरी बात हम करते हैं इनके पोस्ट टेन्योर एम्प्लॉयमेंट की। इतना बड़ा पोस्ट, जब इस पोस्ट से रिटायर करता है, जब कोई चेयरमैन यूपीएससी से रिटायर करता है या कोई मेंबर रिटायर करता है, तो क्या उसकी प्रोसीजर्स होती हैं, कहाँ जाके वो वर्क कर सकते हैं, कहाँ जाके वो अपॉइंट हो सकते हैं, क्या वो एलिजिबल है कि वो किसी दूसरे संस्थान में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरे मिनिस्ट्री में जाके जॉब कर सके। हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका भी जिक्र किया है। पोस्ट टेन्योर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के किसी और पोस्ट पे री एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं।
दूसरी चीज, द मेंबर्स कैन बी रीअपॉइंटेड टू यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस बट कैन नॉट सर्व इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। दूसरे एम्प्लॉयमेंट में वो काम नहीं कर सकते हैं। कोई मेंबर है, उसकी प्रमोशन हो सकती है, वो चेयरपर्सन बन सकता है। अगर गवर्नमेंट को सुटेबल लगता है ये कि दिस मेंबर इज सुटेबल फॉर दैट पोस्ट, तो वो जाके उसी विभाग का चेयरमैन बन सकता है, किसी और स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में जाके वर्क करने का कोई चांस नहीं मिलता है उनको। ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। The chairman or a member of the UPSC after having completed his or first term, it is not eligible for requirement। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं, किसी स्टेट पीसीएस के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना टेन्योर 6 ईयर पूरा कर लिया या उनके 65 ईयर का टेन्योर पूरा हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यहाँ बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे थे, बहुत अच्छा इंटरव्यू पैनल चल रहा था, मैं यहाँ और काम करना चाहता हूँ। ऐसा रीअपॉइंटमेंट का सेम पोजीशन पे कोई प्रोसीजर नहीं है। देयर इज नो प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पे कि हम रीअपॉइंटमेंट की बात कर सके, सेकेंड टर्म की बात कर सके। कोई सेकेंड टर्म नहीं मिलता है उन्हें। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ यूपीएससी के बारे में। फंक्शंस एंड पावर्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूपीएससी। इतनी पुरानी, 100 साल पुरानी ये संस्था, इसमें क्या क्या फंक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे मेजर फंक्शन जो हर साल हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज। हमने बात पहले ही की ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विस ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो भी एग्जाम होते हैं उसको कंडक्ट करवाने की जो बॉडी होती है, उसका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो यूपीएससी के हाथ में होता है। सबसे मेजर फंक्शंस में से ये फंक्शंस हम कह सकते हैं, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। दूसरी चीज क्या होती है, ये असिस्ट द स्टेट्स। क्या स्टेट को असिस्ट करती है ये? किसी स्टेट में अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है तो वो स्टेट कंसल्ट कर सकती है यूपीएससी से। यूपीएससी से बड़ा संस्थान कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई बॉडी नहीं है जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर बॉडी हो इंडिया में। तो किसी अदर स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रोसीजर की प्रॉब्लम आती है, तो कैन असिस्ट द स्टेट इन ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय 2 और मोर स्टेट। एग्जाम्पल हमारे पंजाब और हरियाणा का हम ले सकते हैं, जहां पे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो ये यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं, अदर स्टेट आके, 2 और मोर स्टेट आके कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे हम अपॉइंटमेंट कराएं, क्या प्रोसीजर रखें, हम कैसे हम उसमें रिक्रूटमेंट कराएं, क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर रखें। इसमें आके वो सलाह कर सकती है यूपीएससी से। It can serve any or all the needs of the state upon their governor's request and with the permission of the president। अगर प्रेसिडेंट कोई परमिशन देते हैं या किसी स्टेट के गवर्नर आके रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन देते हैं यूपीएससी को, तो एट दैट कंडीशन भी यूपीएससी सर्व करती है उनको अपने एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा, एग्जाम कंडक्शन के द्वारा। डिफरेंट हेल्प में वो स्टेट को भी हेल्प कर सकती है। तीसरी चीज क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट। It presents an annual report on its performance to the president। हर साल यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, एक एनुअल रिपोर्ट बना के वो देती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को बोथ हाउसेस में प्रेजेंट करती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ यूपीएससी ने इतने कैंडिडेट्स के एग्जाम लिया, यहाँ पे पोर्टफोलियो उनको ये प्रोसीजर दिया गया, ये कैडर दिया गया। इन सभी चीज़ों का जो डेफिनेशन होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। कंसल्ट द गवर्नमेंट। The UPSC consults the government on matters related to personnel management and advises center and state government in promotion of disciplinary matter। कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर होता है हमारे यूपीएससी के अधिकारियों का, तो उसमें भी कंसल्ट करती है गवर्नमेंट, हमारे यूपीएससी से कंसल्ट करती है। तो ये बहुत छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने कवर किया, इसके फंक्शंस और सभी पर्सपेक्टिव के बारे में हमने बात किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, हु बियर्स द सैलरी पेंशन एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। ये हम देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। अभी मैंने आपको बताया। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज फॉर 5 years। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? The members and chairman of the commission can remain in office till age of 62 years। There are some keywords, 62 years, there is 5 years। आप यहीं से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं।
अब देखते हैं हम आर्टिकल 315 टू द 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। चौथा ऑप्शन हमारा बी एंड सी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फाइनली हमारा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पार्ट 14 में हम डील करते हैं 315 टू 23 आर्टिकल को, जिसमें हम अपॉइंटमेंट रिमूवल सभी चीजों की बात करते हैं। ऐसे ही आपके टॉपिक्स को मैं आसान बनाता रहूंगा, आपके इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स zen स्टडी में अपलोड होते रहेंगे। अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक आप चैनल को बूस्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें इस चैनल को बूस्ट करने में। थैंक यू।